नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। पाकिस्तान से लगे जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान की सीमाओं पर भारतीय सशस्त्र बल पूरी तरह से सतर्क है। सीमावर्ती क्षेत्रों में अब हालात सामान्य नजर आ रहे हैं। पंजाब के पठानकोट, फिरोजपुर, अमृतसर में स्थिति सामान्य दिखाई दी है। रात में किसी ड्रोन या गोलीबारी की खबर नहीं मिली। वहीं जम्मू कश्मीर के अलग अलग सेक्टरों में स्थिति सामान्य बनी हुई है। राजौरी, अखनूर, जम्मू सिटी, पुंछ में स्थिति सामान्य लग रही है। सीमा पर भारतीय सेना पूरी तरह से सतर्क है। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने पर बनी सहमति के बाद कल रात पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन किया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कल रात प्रेस वार्ता कर कहा कि एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान ने आपसी सहमति का उल्लंघन किया। विदेश सचिव ने कहा कि सशस्त्र बल स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। विदेश सचिव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ नियंत्रण रेखा पर उल्लंघनों की पुनरावृत्ति की किसी भी घटना से सख्ती से निपटने के लिए सेना को निर्देश दिए गए हैं। गृह सचिव गोविंद मोहन ने पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। सूत्रों ने बताया कि उन्हें अलर्ट रहने और सीमा पार से किसी गोलीबारी से निपटने और अपने क्षेत्रों में नागरिक रक्षा तंत्र को सक्रिय करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली स्थित आवास पर एक बड़ी बैठक की है, जिसमें रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाध्यक्ष शामिल हुए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और विदेश सचिव भी रहे मौजूद। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने की सहमति की घोषणा के बाद ये बड़ी बैठक हुई। वहीं अमृतसर के जिला मजिस्ट्रेट ने 5:24 पर बिजली आपूर्ति फिर से बहाल करने की जानकारी दी। हालांकि स्थानीय लोगों को रेड अलर्ट पर रहने की सलाह जारी की गई। अमृतसर के डीसी ने बताया कि जब सायरन बजेगा वे रेड अलर्ट का संकेत होगा। उन्होंने लोगों को घर पर रहने की और खिड़कियों से दूर रहने की सलाह भी दी। डीसी ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। भारत पाकिस्तान की मौजूदा परिस्थिति के बीच सोशल मीडिया पर फेक वीडियोस की बाढ़ सी आ गई है। ऐसे में पीआईबी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि भारतीय सेना बल या मौजूदा स्थिति से जुड़े संदिग्ध वीडियो से सावधान रहें। पीआईबी ने कहा कि ये मैनिपुलेटेड वीडियो हैं, इसके झांसे में ना आए, इसे शेयर भी ना करें। पीआईबी ने कहा कि अगर आपको किसी पोस्ट पर संदेह है तो पीआईबी फैक्ट चेक को रिपोर्ट करें। दिल्ली हवाई अड्डे ने यात्रा संबंधी सलाह जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर परिचालन सुचारू रूप से जारी है। हालांकि सुरक्षा प्रोटोकॉल के मद्देनजर उड़ान के शेड्यूल में बदलाव हो सकता है। दिल्ली एयरपोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से फ्लाइट का स्टेटस चेक कर लें। एडवाइजरी में कहा गया है कि संभावित सुरक्षा देरी को देखते हुए जल्द पहुंचे। एयरलाइन और सुरक्षा कर्मियों को पूरा सहयोग दें। केबिन और चेक इन बैगेज के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करें। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने गांधीनगर में राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र में बैठक की, जिसमें राज्य की सुरक्षा और आपातकालीन तैयारियों का आकलन किया गया, खासकर संवेदनशील सीमा और तटीय क्षेत्रों में। पंजाब ने सैन्य जरूरतों के लिए राजस्थान को अतिरिक्त पानी छोड़ने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बयान में कहा कि राजस्थान की मांग पर देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात सेना के लिए अतिरिक्त पानी छोड़ दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल पूर्णिया में बांग्लादेश और नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों के आला अफसरों के साथ बैठक की है। बैठक में राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, एयरफोर्स अधिकारी, एसएसबी कमांडेंट और कई वरीय अधिकारियों के साथ सभी जिलों के डीएम और एसपी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा के मद्देनजर कई आवश्यक निर्देश भी दिए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपातकालीन स्थिति में विश्वसनीय संचार सेवाओं को लेकर एक वीडियो जारी कर नागरिकों को जागरूक किया है। आपातकालीन स्थिति में विश्वसनीय संचार सेवाएं महत्वपूर्ण हैं।
चंडीगढ़ में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ने सेना के जवानों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर का उद्देश्य सेना के जवानों के लिए रक्त की आवश्यकता को पूरा करना है। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। वर्ष 1998 में इसी दिन भारत ने राजस्थान के पोखरण में परमाणु बम का सफल परीक्षण किया था। ये दिन देश की प्रगति और विकास में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका को याद दिलाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का उद्देश्य दैनिक जीवन में प्रौद्योगिकी की भूमिका को उजागर करना और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवाओं की रुचि को प्रोत्साहित करना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली के जनपद स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस समारोह में होंगे शामिल। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत TDB ने कल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 के लिए आधिकारिक थीम यंत्र नई प्रौद्योगिकी अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने के लिए युगांतर का अनावरण किया। यंत्र शब्द भारत की वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विरासत में गहराई से समाया हुआ है। ये न केवल यांत्रिक सरलता का प्रतिनिधित्व करता है बल्कि प्रतीकात्मक शक्ति, प्रणालियों और तालमेल का भी प्रतिनिधित्व करता है। लखनऊ में आज ब्रह्मोस सुविधा केंद्र का उद्घाटन होने जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में वर्चुअली तौर पर शामिल होंगे। नागपुर में छात्रों के लिए AI आधारित सॉफ्टवेयर कॉलेज इंटेंट का शुभारंभ होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सॉफ्टवेयर का उद्घाटन करेंगे। केरल के कोटायम साइंस सिटी के पहले चरण का आज उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन कोझा, कुरविलंगड और दक्षिण भारत की पहली साइंस सिटी की शुरुआत करने वाले। तमिलनाडु में EAP CET 2025 परीक्षा परिणाम आज घोषित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी परिणामों की घोषणा कर सकते हैं। राजधानी दिल्ली में 12 से 16 मई तक होगा भारत EU मुक्त व्यापार समझौता यानी कि FTA का 11वां दौर। वार्ता में व्यापार, निवेश, नवाचार और आपूर्ति श्रृंखला जैसे विषयों पर केंद्रित होगा संवाद। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रूस की अपनी यात्रा के दौरान विजय दिवस समारोह में भाग लिया। यह समारोह द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत लोगों की जीत की 80वीं वर्षगांठ मनाने के लिए मॉस्को में आयोजित किया गया था। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रूस की आधिकारिक यात्रा के दौरान रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार से भी की मुलाकात। इसके अलावा उन्होंने भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, नया भारत अब आयातक से निर्यातक की भूमिका में आ चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम निर्यात के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल सीमावर्ती जिलों के किसानों की खेती और उपलब्ध खाद, बीज और अन्य संसाधनों के संबंध में समीक्षा की। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र के हर राज्य के किसानों की खेती सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि ये देश की सेवा के लिए पूरी तरह से कमर कसकर काम करने का अवसर है। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कल शाम हैदराबाद के गाचीबोवली इंडोर स्टेडियम में हुई शुरू। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मिस वर्ल्ड संगठन के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जूलिया मोर्ले और मिस वर्ल्ड क्रिस्टीना पिस्कोवा की उपस्थिति में कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रत्येक प्रतिभागी ने अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज के साथ स्टेडियम में किया प्रवेश। समारोह में तेलंगाना की लोक और जनजातीय नृत्य कलाओं का प्रदर्शन किया गया। इसमें 250 बच्चों की पेरिनी नाट्यम प्रस्तुति भी शामिल थी। भारत की प्रतिनिधि नंदिनी गुप्ता सहित एशिया और ओशनिया के समूह ने ओग्नू डोलू की धुनों के साथ स्टेडियम में प्रवेश किया। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 31 मई को हैदराबाद में संपन्न होगी। सीबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय संगठित साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन चक्र 5 के तहत 8 राज्यों में 42 स्थानों पर तलाशी ली और 5 लोगों को किया गिरफ्तार। ऑपरेशन चक्र 5 के तहत साइबर अपराध, डिजिटल गिरफ्तारी के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए चल रहे प्रयासों के क्रम में सीबीआई ने दूरसंचार ऑपरेटरों के विभिन्न पॉइंट ऑफ सेल एजेंटों के परिसरों पर कई स्थानों पर की तलाशी। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले में मेसर्स प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के मुंबई और सूरत में 4 ठिकानों पर की छापेमारी। इस दौरान 6.30 करोड़ नकद सहित डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए।
उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में शुक्रवार को स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ लखनऊ और कप्तानगंज थाने की पुलिस द्वारा 50-50 हजार रुपए के 2 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आज का दिन दुनिया की हर मां के लिए समर्पित है। दुनिया भर में आज मदर्स डे मनाया जा रहा है। ये सभी माताओं के लिए एक विशेष दिन है। अपने बच्चों की सफलता में हर मां का अतुलनीय और निस्वार्थ योगदान होता है। मदर्स डे की शुरुआत अमेरिका में हुई थी। 1907 में संयुक्त राज्य अमेरिका की निवासी एना जाविस ने अपनी दिवंगत मां के प्रति प्यार और सम्मान जताने के लिए मदर्स डे की शुरुआत की थी। मध्य प्रदेश स्थित उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आज सुबह भस्म आरती की गई। इस दौरान भारी संख्या में भक्तों ने दर्शन किए। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के 27 मई को केरल तट पर पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया है। सामान्य तिथि से 5 दिन पहले इस मानसून के पहुंचने से खरीफ की बुआई और पैदावार अच्छी होने और जलाशयों का स्तर बढ़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने इस वर्ष मानसून सामान्य से अधिक 105% होने की अनुमान जताया है। यह लगातार दूसरा साल है जब विभाग ने सामान्य से अधिक मानसून का अनुमान लगाया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, बिहार और उत्तर पूर्वी राज्यों में सामान्य से कम वर्षा हो सकती है। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को रखेंगे यूं ही जारी। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। Hey girls! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते आगे। निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण IEPFA और सेबी ने निवेशक शिविर पहल के लिए रणनीतिक तैयारी बैठक आयोजित की है। यह रणनीतिक बैठक निवेशक शिविर की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसका उद्देश्य निवेशकों को अधिक आसानी से अघोषित लाभांश और शेयरों को पुनः प्राप्त करने के में सक्षम बनाना, वित्तीय साक्षरता में सुधार करना और बिचौलियों पर निर्भरता कम करना है। मोतीलाल ओसवाल असेट मैनेजमेंट कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय इक्विटी बाजारों ने बीते महीने अप्रैल में मजबूत प्रदर्शन किया, जिसमें निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 3.94% की बढ़त के साथ शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.69% की वृद्धि दर्ज की गई। मोतीलाल ओसवाल असेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार फाइनेंशियल सर्विसेज, उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं से जुड़े सेक्टर और निजी सेक्टर में लगातार लाभ के कारण निफ्टी 500 सूचकांक 3.24% चढ़ा है। वहीं निफ्टी माइक्रो कैप 250 ने भी रैली में भाग लिया, जिसमें 1.28% की बढ़त दर्ज की गई। अनिल अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस पावर लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025 की 31 मार्च के समाप्त चौथी तिमाही के लिए राजस्व और कुल आय दोनों में गिरावट दर्ज की। रिलायंस पावर का परिचालन राजस्व 1% घटकर 1,978 करोड़ रुपए रह गया, जो वित्त वर्ष 2024 की इसी तिमाही में 1,997 करोड़ रुपए था। कुल आय भी 5.83% घटकर 2,066 करोड़ रुपए रह गई, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 2,193.85 करोड़ रुपए थी। अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड
AEL के स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए भारत के पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक को हरी झंडी दिखाई गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में पहले ट्रक को हरी झंडी दिखाई। हाइड्रोजन से चलने वाले ये ट्रक धीरे धीरे अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड में लॉजिस्टिक संचालन में इस्तेमाल होने वाले डीजल वाहनों की जगह लेंगे। सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025 में 2165 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT हासिल कर लिया है, जो पिछले वित्त वर्ष 2024 के 1552 करोड़ रुपए से 39% की मजबूत वृद्धि को दर्शाता है। ये वृद्धि IIFCL की प्रभावशाली वित्तीय गति को दर्शाता है, जिसमें PAT वित्त वर्ष 2020 में इसके प्रदर्शन की तुलना में लगभग 42 गुना बढ़ा है। IIFCL का प्रॉफिट बिफोर टैक्स PBT भी 2776 करोड़ रुपए के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया। प्रमुख ट्रैवल कंपनियों ने तुर्की और अजरबैजान इन दोनों देशों के लिए अपने सभी टूर पैकेज निलंबित कर दिए हैं। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने शून्य उत्सर्जन ट्रैकिंग के लिए भारत के प्राथमिकता वाले गलियारों पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में देश भर के 10 महत्वपूर्ण राजमार्ग खंडों की रूपरेखा दी गई है। ग्लोबल सोवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मॉर्निंगस्टार DBRS ने भारत की दीर्घकालिक विदेशी और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को BBB लो से एक स्थिर प्रवृत्ति के साथ BBB में अपग्रेड किया है। यह अपग्रेड भारत के आर्थिक सुधार और मजबूत विकास दर को दर्शाता है। DBRS की रिपोर्ट में भारत की अल्पकालिक विदेशी और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को भी स्थिर प्रवृत्ति के साथ R2 मध्यम से बढ़ाकर R2 उच्च किया गया है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि भारत अब जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए पवन और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। देश की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता इस वर्ष अप्रैल में सालाना आधार पर 30.7% बढ़कर 107.95 गीगावाट तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष अप्रैल में 82.64 गीगावाट थी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर 10% की हिस्सेदारी के साथ भारत स्वच्छ ऊर्जा क्षमता में लगातार वृद्धि कर रहा है। कोलकाता स्थित चीनी महावाणिज्य दूत शिउ वेई ने भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान के एक्यूपंक्चर अस्पताल में चीन में भारतीय चिकित्सा सहायता दल के डॉक्टर बिजॉय कुमार बसु की स्मारक प्रदर्शनी का किया दौरा। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का नया दौर ओमान में आज से शुरू हो रहा है। ये वार्ता अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खाड़ी देशों की यात्रा के ठीक पहले हो रही है। ओमान ने वार्ता के लिए आज की तारीख का प्रस्ताव किया है, जिसे दोनों पक्षों ने स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति ट्रंप 13 मई से सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर जाएंगे। रियाद में उनकी खाड़ी सहयोग परिषद के नेताओं से मिलने की संभावना है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम को लेकर अटकलें अब तेज हो गई हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के सामने बगैर किसी शर्त के बातचीत का प्रस्ताव रखा है। यूक्रेन के साथ होने वाली ये बातचीत इस महीने की 15 तारीख को इस्तांबुल में होगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF से पाकिस्तान को $1 अरब के वितरण को मंजूरी दिए जाने के बाद अनुभवी वैश्विक निवेशक जिम रॉजर्स का कहना है कि आतंकवाद को वित्त पोषित करना बेतुका है, जिसे रोका जाना चाहिए। सूडान के पश्चिमी हिस्से नॉर्थ कोर्दोफान राज्य के एल ओबेद शहर में स्थित केंद्रीय जेल पर ड्रोन हमला हुआ। इसमें कम से कम 19 कैदियों की मौत हो गई और 45 से अधिक घायल हो गए। दरअसल अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने हाल ही में सूडानी सशस्त्र बलों के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में सैन्य ठिकानों और प्रमुख सुविधाओं पर ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं, जिनमें एल ओबेद भी शामिल है। अप्रैल 2023 के मध्य में सूडान में SAF और RSF के बीच भीषण संघर्ष चल रहा है, जिसमें अब तक हजारों लोगों के मारे जाने की खबर है। सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मॉस्को में सोवियत संघ की देशभक्ति युद्ध
में विजय की 80वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में भाग लेने के दौरान सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से की मुलाकात। चीन ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए दोनों देशों से संयम बरतने की अपील। चीन और सिंगापुर के बीच चीन सिंगापुर सहयोग 2025 नामक संयुक्त समुद्री अभ्यास सिंगापुर के चांगी नौसैनिक अड्डे पर शुरू हो चुका है। इस अभ्यास में दोनों देशों की नौसेनाओं के अधिकारियों और सैनिकों के प्रतिनिधि शामिल हुए। रूस की राजधानी मॉस्को में चीनी वाणिज्य मंत्री वांग वंथाओ और रूसी आर्थिक विकास मंत्री मैक्सिम रेशेतनिकोव के बीच हुई बैठक में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने और साथ ही अमेरिका द्वारा लगाए गए तथाकथित पारस्परिक टैरिफ के प्रति संयुक्त प्रतिक्रिया पर हुई चर्चा। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने उन्नत चीन रूस बीमा समझौते के कार्यान्वयन और व्यापार निवेश सहयोग को गति देने पर दिया जोर। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर से फोन पर की बातचीत। मार्को रूबियो ने असीम मुनीर को तनाव कम करने का किया आग्रह। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने कहा कि रूस को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में समर्थन देने के लिए उत्तर कोरियाई सैनिकों की तैनाती उचित थी। उन्होंने अपनी सेना की भागीदारी को देश के संप्रभु अधिकारों के इस्तेमाल के रूप में बचा किया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मॉस्को स्थित क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हस्ताक्षर और सहयोग दस्तावेज के आदान प्रदान समारोह में भाग लिया। यशस्वी जायसवाल ने यू टर्न लेते हुए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को पत्र लिखा है कि उन्हें मुंबई की ओर से खेलने दिया जाए। इससे पहले उन्होंने गोवा जाने का फैसला किया था। मैनचेस्टर सिटी के स्ट्राइकर अर्लिंग हालांड चोट से उबरने के बाद वापसी के लिए अब तैयार है। हालांड टखने में चोट के कारण मार्च से मैदान से दूर है। सनडरलैंड ने चैंपियनशिप प्लेऑफ सेमीफाइनल के पहले लेग में जीत दर्ज कर मुकाबले में बढ़त बना लिया है। सनडरलैंड ने कोवेंट्री सिटी के खिलाफ पहला लेग 2-1 से जीता। फीफा ने घोषणा की है कि 2031 के बाद महिला फुटबॉल कप 32 के बजाय 48 टीमों का होगा। फीफा काउंसिल ने इस बदलाव के लिए वोटिंग में सर्वसम्मति दी है। आर्सेनल के मैनेजर मिकेल अर्टेटा का कहना है कि लिवरपूल की टीम एनफील्ड में होने वाले प्रीमियर लीग मैच से पहले गार्ड ऑफ ऑनर की हकदार है। उन्होंने कहा कि लिवरपूल को देखकर बाकी टीमों को प्रेरणा मिलनी चाहिए। एपीएल में रविवार को होने वाले मैच में मैन यू का सामना वेस्ट हैम यूनाइटेड से होगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड प्रीमियर लीग में 15वें स्थान पर है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर रुबेन अमोरिम का कहना है कि यूरोपा लीग फाइनल से पहले उनके खिलाड़ियों के पास 3 प्रीमियर लीग मैच में खेलने का मौका है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी पूरा अभ्यास कर सकते हैं, वहीं उन्हें चोट से बचाव भी करना होगा। लिवरपूल के फॉरवर्ड मोहम्मद सालाह को फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन द्वारा तीसरी बार मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। सालाह ये पुरस्कार तीसरी बार जीतने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन ने आर्सेनल की स्ट्राइकर एलिसिया रूसो को विमेन प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है। रूसो ने महिलाओं की चैंपियनशिप लीग में 8 गोल किए थे और आर्सेनल को फाइनल में पहुंचने में मदद की थी। बायर लेवरकुसेन के कोच जाबी अलोंसो इस सीजन के बाद अपना पद छोड़ देंगे। क्लब के साथ उनका तीसरे साल का कार्यकाल बेहद सफल रहा। भारत और पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा पर कई दिनों के तनाव के बाद संघर्ष विराम की घोषणा किए जाने पर बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी राहत साझा की। लेकिन पोस्ट को लेकर सलमान ट्रोल भी हुए और कड़ी आलोचना करने वाली टिप्पणियों की एक्स पर बाढ़ से आ गई। देश के मशहूर संगीत निर्देशक और सांसद इलैयाराजा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बताया कि वह अपने संगीत कार्यक्रम की फीस और 1 महीने का वेतन राष्ट्रीय रक्षा कोष में देंगे। आज 11 मई को मदर्स डे मनाया जा रहा है और इस मौके पर अभिनेत्री संदीपा धर ने अपनी मां सुषमा धर के प्रति अपना प्यार जताया है। अभिनेत्री ने कहा कि आज वो जो कुछ भी है उसके पीछे उनकी मां का ही हाथ है।
श्रेयस तलपड़े और तुषार कपूर की हॉरर कॉमेडी फिल्म कप कपी 23 मई को होगी रिलीज। अभिनेत्री राधिका आप्टे की फिल्म सिस्टर मिडनाइट 16 मई को न्यूयॉर्क में और 23 मई को लॉस एंजलिस में रिलीज की जाएगी। फिल्म केसरी वीर में सुनील शेट्टी एक योद्धा का किरदार निभाते हुए आएंगे नजर। फिल्म 23 मई को होगी रिलीज। और राजकुमार राव की फिल्म मालिक अब 11 जुलाई को होगी रिलीज। राजकुमार राव एक गैंगस्टर की भूमिका निभा रहे हैं। और इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।